ज्वाइन नहीं कर पाया, तो तुम लोगों से बात करते करते गलती से दूसरा दे दिया। तो देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। और तुम लोग की स्क्रीन शेयर। यस मैम। अच्छा, यस मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा ठीक है, चलिए। ये देखो लास्ट दिन वाला क्वेश्चन मुझे लगता है हो जाना चाहिए, आसान ही था, सिर्फ तुम लोग को डेटा लिखना था। लेकिन हम एक बार तुम लोगों से पूछ के ना आंसर लिखेंगे ऐसे बोला था, तुम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है चलो। अच्छा, हम लोगों ने वेरिएबल खर्चा सब दिया हुआ है, तुम लोग को सिर्फ कैलकुलेशंस किए हो तो मुझे एक बार बता दो, हम लोगों ने कहाँ तक किया था, लास्ट कमीशन तक किया था, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, स्टेशनरी। स्टेशनरी बोला है 1 पर इनवॉइस, ठीक है। तो अगर ये होना तो ये हो जाना चाहिए, ₹1 पर इनवॉइस, ठीक है। इनवॉइस प्राइस कितना था उसके ऊपर देना पड़ेगा। इनवॉइस था यहाँ पर, ये देखो 80,000। अच्छा लेकिन क्या बोला है, ये नंबर ऑफ इनवॉइस सेंट है। अच्छा, और हमें बोला है पर इनवॉइस, हाँ तो 80 यही लिख देंगे, 81 से मल्टीप्लाई करोगे सारा यही डेटा आएगा। तो मुझे एक बार बता दो तो पहला, उसके बाद, उसके बाद 60 और 1,20,000 इसका टोटल। 1 लाख और 1 लाख, 2 लाख, 2,40,000, 60, 3,80,000, 4 लाख हो रहा है क्या, देखो तो। नहीं किया तो 4 लाख हो रहा है यस स्टेशनरी मैम के 4 लाख। बाद। हाँ स्टेशनरी खत्म हो गया, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में सबसे पहले रेंट एंड इंश्योरेंस। रेंट एंड इंश्योरेंस ये सभी का जैसा है वैसा ही रहेगा, क्या बोला है, नहीं एरिया ऑफ, बांटना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्टोरेज 3 लाख टोटल में जाएगा यहाँ पर। और स्टोरेज के अकॉर्डिंग हमें डिवाइड करना है, तो स्टोरेज जो है ये यहाँ पर दिया होगा स्क्वायर फीट, ठीक है। तो इसका रेशियो हम लोग को देखना पड़ेगा, हर जगह से 4 4 हटा दो तो ये हो जाएगा हम लोग का 5483। तो 5483 कितना होता है, 548 और 3, तो ये हो गया 720 होता है, 20। अच्छा 20 होने से अब 20। मुझे बाकी, हाँ बाकी कैलकुलेशन बताओ। 3 लाख डिवाइडेड बाई 20 इंटू 5, बताओ कितना होता है। पहला 75। 75, पहला 75,000 अगर 20 है तो 75,000 आना चाहिए। फिर नेक्स्ट वाला, एक बार एक ही बार करो, एक ही बार करना चाहिए। ये देखो 3 लाख, हाँ 3000। 3 लाख, हाँ डिवाइड 20 कर लिया तो 15,000। अब मल्टीप्लाई करते जाना चाहिए, बार बार कर मत करो। 15 इंटू 5 75, 15 इंटू 4 बार बार करोगे तो टाइम जाएगा। 15 इंटू 8, अगर टेबल याद रहेगा तो जल्दी कर पाओ। 1 ये लाख तो फिर 20 है 45,000। 45,000। अच्छा, रेंट इंश्योरेंस के बाद हम लोग का नेक्स्ट आता है, रेंट इंश्योरेंस के बाद रुको यहाँ पर, हाँ डिप्रिशिएशन नंबर ऑफ पार्सल सेल्ड। अच्छा ठीक है, तो डिप्रिशिएशन पार्सल, नंबर ऑफ पार्सल मतलब रेशियोज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्सल्स कितना है, ये हो गया 3,3,3,3, ठीक है। 100, 150, 75 और 175, 15 से करो तो डिवाइड। अच्छा 5 से करो, 30, ठीक लिखा है मैंने? और भी तो होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। 6 + 4 10, 10 + 10 20, अगेन 20 हो गया। 20 से डिवाइड करो पहले इसको, ये डिप्रिसिएशन टोटल कितना था हम लोग का, 1 लाख। 1 लाख डिवाइडेड बाई 20 करने से कितना होता है, 5,000 की 50,000, 5,000। तो 5,000 इंटू 4 20,000, 5,000 इंटू 6, 5,000 इंटू 3, 30,000। इसके बाद 35। अच्छा डिप्रिशिएशन कर लिए, उसके बाद देखते हैं कौन सा वाला है।
सेल्समैन सैलरी एंड एक्सपेंसेस 6 लाख सेल्स वॉल्यूम के ऊपर, सेल्समैन सैलरी एंड एक्सपेंस, ठीक है, सेल्स वॉल्यूम के ऊपर। अच्छा, सेल्स वॉल्यूम मतलब कौन सा, ये वाला, जितना जितना सेल हुआ है, ये जो ऊपर का दिख रहा है ये वाला होना चाहिए। 50 50 50 50 5 6 10 5 और 9। अब टोटल लगाओ, 5 + 6 11 11 + 9 20 20 + 10 30 30 नहीं हो रहा, 30 हो रहा है, ठीक है। तो 30 से डिवाइड करेंगे तो 20,000। 20 × 6 कितना हो जाएगा, 1,20,000। 20 × 10 2 लाख, 20 × 10 20,000 की 2 लाख, 2 लाख होगा। अच्छा, 20,000 × 5 मतलब 1 लाख, 20 × 9 180, ठीक है। अच्छा, सेल्समैन के बाद और क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस सैलरी 5 लाख, नंबर ऑफ इनवॉइसेस सेल्ड, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस ऐसे लिख दिया मैंने, और इसका रेशियो, हम लोग का रेशियो ना तुम लोग साथ में साइड साइड में लिख सकते हो, ठीक है, मैंने लिखा नहीं। इसका निकाले तो ना कितना आया था, 4736 आया था शायद। ये हम लोग का क्या था, नंबर ऑफ इनवॉइसेस सेंट के ऊपर, मतलब ये वाला, ठीक है। तो ये 40 40 40 40 8 14 6 और 12, मतलब 2 से देखिए 20, 20। 20 से डिवाइड करो, इसका टोटल है हम लोग का 5 लाख। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 कितना होगा, 10,000। 10,000 इंटू 4, हाँ 10,000 इंटू 4 40,000, नहीं 1 लाख होना चाहिए, कुछ गलत होती है। 25,000 होगा डिवाइडेड बाय दिस। अच्छा, ये फिर 20 नहीं आ 25 रहा, नहीं 20 आ रहा है। 25,000 अच्छा 1 लाख 1 लाख, ठीक है। तब फिर 1,75,000 1,75,000 75,000 75,000 1,50,000 1,50,000। अच्छा, अब करना है ये सब का टोटल, तो टोटल किए हो तो मुझे एक बार बता दो, सब टोटल होगा, ठीक है। मतलब इसको छोड़ के ये सेल्स, इसमें मैंने लाइन लगा दिया, हमें क्या क्या टोटल करना है, इधर से एक्सपेंसेस बी जो है वो पूरा टोटल करना है, मतलब सीओजीएस, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, ये सब टोटल करके बताओ। सीओजीएस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, तो 6 लाख और 4 लाख, 10 10 20 20 और 3 और 1 4, 24 24 और 6 30 30 और 5 35, और इसका एडिशन करो तो कितना हो जाएगा, 1 करोड़, हाँ 1,43,50,000 ये टोटल में जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 2 लाख, और ये हो गया 1,20,000 और 80, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 4 लाख 4 लाख, और इधर हो गया मेरा 4 लाख 5 लाख 5 लाख 40 6 लाख 40 6 लाख 40 प्लस 75,000 कितना होता है, 6 लाख 40 प्लस 75,000 प्लस 20 लाख 27 लाख 15, अच्छा 15,000। अच्छा, उसके बाद 3 लाख 2 लाख 5 लाख और 1 लाख 6 लाख 6 लाख 40 60 7 लाख और 2 लाख कितना हो गया, 9 लाख और 1 10 लाख 10 लाख 10 लाख 11 लाख 5,000 प्लस ये वाला 45, हाँ 56 लाख 5। इधर हो गया 1,50,000 और 1 लाख 2,50,000, और यहाँ 50 ले लेंगे, 3,10,000 3,10,000 4,30,000 4,30,000, और ये हो गया 5,30,000 प्लस 6,30,000, हाँ 27,20,000। लास्ट वाला भी बता दो 10,000, 10 या 30, 33 लाख
10,000। अच्छा, अब प्रॉफिट या लॉस निकालने बोला था, यही बोला था इस क्वेश्चन में, निकालो प्रॉफिट या लॉस। कैसे निकालोगे? ये जो टोटल है इसमें से माइनस करना पड़ेगा सेल्स को, इसका नाम दे देते हैं सी। तो ए माइनस सी करने से हो जाएगा। देख लो क्या नाम दिया हुआ था, लास्ट दिन किए थे। तो ये ए दिया है और इसको मैंने टोटल को सी दे दिया। तो ए से सी माइनस करने से प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो पता चलेगा। तो ये टोटल में है 1.5 करोड़ माइनस 1,43,000, 6,50,000। नेगेटिव में लिख देंगे जो लॉस होगा, ठीक है। 30 लाख और ये 2715 कितना होता है? 2,85,000। 50 लाख और ये वाला 56, ये नेगेटिव हो जाएगा, 5,000 का लॉस है। 27,20,000 और इधर 25 लाख, इसमें भी नेगेटिव जाएगा, 220। और लास्ट वाला प्रॉफिट। एक तो ये हमें निकालने बोला था प्रॉफिट या लॉस क्या है, और उसके बाद परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या लॉस भी बोला हुआ था। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा सेल पे ही हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस कॉलम को अगर हम एक नाम दे देते हैं, लाइक डी नाम दे दिया, तो मुझे क्या निकालना है, डी बाई ए इंटू 100 करने से जितना आएगा वो मेरा परसेंटेज होगा। प्रॉफिट का होगा तो नॉर्मल लिखेंगे, ये सब दोनों नेगेटिव में आएगा। तो चेक करके देखो जैसे करना होता है, जैसे जीपी बाई सेल्स करते हो तो ये हो जाएगा 6,50,000 डिवाइडेड बाई 1.5 करोड़, कितना? 4.33%, ठीक है। उसके बाद 9.50। अच्छा, 12.10। 8.8 मतलब 9.5 भी बोल सकते हो, हम जीरो आपने समझा रहे हैं। 8.8 26.4 26 वो पॉजिटिव है, हाँ वो पॉजिटिव 26.4, ठीक है। बस ये हमें फाइंड आउट करने बोला था और पूछा था कि कौन सा प्रोडक्ट हटा देना चाहिए, तो वो लिख लोगे जो नेगेटिव दे रहा है वही हटाना चाहिए। कौन कौन? बी एंड सी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इलास्ट्रेशन 9 करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है, रिवर्स कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। हमें कैलकुलेट करके देना है फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इन एन इंजीनियरिंग कंपनी द फैक्ट्री ओवरहेड आर रिकवर्ड। देखो रिकवरी बताया कैसे रिकवर होगा, ऑन ए फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस ऑन डायरेक्ट वेजेस। मतलब रिकवरी का हम लोगों ने, मैंने लास्ट दिन भी तुम लोगों से पूछा था ना, 5 ना 6 मेथड होता है, आउटपुट मेथड, ठीक है। मेथड्स अगर याद नहीं रखोगे रिलेट नहीं कर पाओगे। क्या क्या मेथड था लास्ट दिन भी पूछा था, श्रेयस्मिता का आंसर दिए। आउटपुट मेथड होता है और प्राइम कॉस्ट, मेटेरियल, लेबर, लेबर आवर, लेबर का 2, लेबर आवर, लेबर वेजेस, और क्या था, और एक कुछ था छूट रहा है, मशीन, जिसके ऊपर हम लोगों ने अलग से क्वेश्चन किया, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है ओवरहेड को कैसे रिकवर करना है, फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस, मतलब परसेंटेज में आएगा ऑन डायरेक्ट वेजेस। तो मुझे एक चीज बोलो, डिवाइड तो करना पड़ेगा, कौन ऊपर जाएगा, डायरेक्ट वेजेस जाएगा कि फैक्ट्री ओवरहेड? हमेशा कोई भी ओवरहेड हो, फैक्ट्री हो चाहे कुछ भी हो, टोटल ओवरहेड देखोगे हर एक क्वेश्चन में लिखवाया हुआ है, टोटल ओवरहेड ऊपर जाता है नीचे जाता है बेसिस, ऐसे करके मैंने कॉमनली बोला था। इनटू क्या करना पड़ेगा, 100। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को कैसे अब्सॉर्ब करना है, फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे, ठीक है। तो दोनों का बता दिया है कि कौन से ओवरहेड को कैसे रिकवर करना है, फैक्ट्री ओवरहेड को डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे। द कंपनी हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू 2 जॉब्स अंडरटेकन बाय इट इन ए पीरियड, ठीक है। तो ये 2 जॉब इन्होंने लिया है, दोनों जॉब का हमें डायरेक्ट मटेरियल दे दिया है, डायरेक्ट वेजेस दे दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट दे दिया है। क्या क्या कैलकुलेट करने बोला है, 3 चीज बोल रखा है। पहला बोला है कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ रिकवरी रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो ऊपर बोला था, बेसिस बता दिया। अब बोल रहा है उसका आंसर बताओ कि कितना होगा, पहला क्वेश्चन। तो पहला वाला पहले करते हैं, उसके बाद बाकी करेंगे। तो मैंने तो बताया अभी कैसे कैलकुलेट करना है, तुम लोग बता सकते हो कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? मैं क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा, हाँ। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, यहाँ जो हम लोग परसेंटेज ऑफ रिकवरी रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड निकालेंगे, उसके लिए मुझे क्या चाहिए बोलो तो। जब मुझे निकालना है फैक्ट्री ओवरहेड का रिकवरी रेट, तो मुझे क्या चाहिए, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, और नीचे क्या चाहिए,
डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि वो क्वेश्चन ही मुझे बता रखा है, ठीक है। तो डायरेक्ट वेजेस मेरे दोनों केसेस में मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड है मेरे पास नहीं। तो फिर मुझे वो क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कैलकुलेट करने के लिए डेटा भी तो होना चाहिए। अब देखो ये तो आगे का सारा क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, मतलब अगर मान लो इसमें ये दो क्वेश्चन होता भी नहीं तो भी हम लोगों को इसी से ही तो आंसर करना पड़ता। तो मुझे एक चीज बताओ, तो हम लोग कैसे निकाले, क्योंकि मेरे पास तो फैक्ट्री ओवरहेड है ही नहीं। कहाँ है देखो, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट, ये डायरेक्ट, ये सेलिंग और ये प्रॉफिट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि डायरेक्ट वेजेस तो पता है, इसके लिए ये लिखोगे, इसके लिए ये लिखोगे, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ लिखोगे। और दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वाला है वो भी तो गायब है, उसको मुझे कैसे निकालने बोला है, फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे। मतलब वो तो कॉस्ट शीट बनेगा तभी फैक्ट्री कॉस्ट पता चलेगा। फैक्ट्री कॉस्ट के लिए क्या चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड। मतलब घूम फिर के बात तो वही फैक्ट्री ओवरहेड पे आके अटक रहा है कि मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब वो तो बनाएंगे, कॉस्ट शीट बनाओगे तो देखो ना, ये कॉस्ट शीट का तो बस ये दो ही डेटा है, और तो कुछ है ही नहीं। एज्यूम करेंगे, एज्यूम करेंगे, वही हम पूछ रहे हैं कि क्या करना है, एजम्पशन लेना है। हाँ, क्या एज्यूम करना है वो बोल। फैक्ट्री ओवरहेड्स X% टू डायरेक्ट वेजेस, और एडमिनिस्ट्रेशन Y% ऑफ, हाँ तभी कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ एजम्पशन के बिना नहीं होगा। लेकिन जहां एजम्पशन के बिना होता है वहां एक्स वाई नॉर्मली कॉमर्स के लोगों को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। वो साइंटिफिक वे हो जाता है। ज्यादा प्रेफर ये किया जाता है कि जितना एक्स वाई कम लेके किया जाए, क्योंकि तुम लोग को तो मैथ सॉल्व करना नहीं है। लेकिन जहां नहीं होगा वहां ही करना है, बाकी जगह पे लेकिन नहीं करना होता है। अगर कोई इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है तो उसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स वाई हमें लेना, लिखो लेट द फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट इज, अब x मानो या y चलेगा, कुछ भी मान सकते हैं। X% ऑफ क्या लिखेंगे, डायरेक्ट वेजेस, और द एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिकवरी रेट इज Y% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर जॉब नंबर लिखते हैं, दो जॉब है ना, जॉब 101 और एक क्या लिखा हुआ है 10। सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल मतलब मुझे क्या आंसर निकालना है बोलो तो, पहले क्वेश्चन के लिए X% और Y% का मुझे आंसर निकालना है जो मुझे पूछा है। देखो मुझे अगर X% और Y% का आंसर मिल जाएगा तो मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब उसको करने के लिए हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं। क्यों बना रहे पता है, कॉस्ट शीट का रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि इसको बनाते हुए हम लोग कॉस्ट शीट कहाँ तक बना सकते हैं बता सकते हो। जैसे कि प्राइम कॉस्ट आएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने से फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या गुड सोल्ड में फर्क ये हो जाता है, अगर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है पहले। अब उसमें से अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक में रह जाता है फिर आता है सीओजीएस। तो अगर हमारे पास वो आगे का डेटा मिसिंग है, जैसे कि इसमें नहीं है सेलिंग ओवरहेड, तो फिर हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद वही मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब तुम लोग क्या इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हो, क्या इस क्वेश्चन से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हो। यस मैम, कैसे निकालोगे बोलो, इससे निकाल के मुझे बताओ कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है। मैम प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट 1% है, इसको फुल सेलिंग प्राइस पे कन्वर्ट करके सेलिंग प्राइस से, हाँ पहले बताओ सेलिंग प्राइस, प्राइस नहीं, सेलिंग प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, Selling and ये expenses. प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस फिर करते हैं। बोलो कितना होगा, तभी ना अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए मतलब क्या चाहिए, सेल्स माइनस प्रॉफिट, वही तो चाहिए। तो सेल तो दिया हुआ है, प्रॉफिट लेस करके मुझे बताओ, एक जॉब का बताओ तो मुझे पता चलेगा कि तुम लोग सही कैलकुलेट कर रहे हो कि नहीं। मुझे एक डेटा बताओ, कोई भी एक डेटा, आइदर ये कुछ भी बताओ। कैलकुलेटर यूज करो, हैबिट नहीं होगा एग्जाम की, तो क्या भी करो। देखते हैं कौन आंसर देता है। तुम लोग को प्रॉफिट दिख रहा है, सेल्स दिख रहा है, बस तुम लोग को माइनस 150 होगा।
हाँ बोलो, और एक बार बोलो। प्रॉफिट 15,150 होगा, फिर उसको सेल्स से माइनस कर देने से कॉस्ट आ जाए। सही बोला है। हाँ तुम लोग बताओ अपना आंसर। 9.10% ऑन। नहीं, मुझे अमाउंट बताओ, या तो प्रॉफिट का अमाउंट बता दो या तो मुझे सीओजीएस का अमाउंट बता दो। मतलब या तो इसका आंसर मुझे बताओ या तो इसका। 115। 50 कैसे निकाला? मैम मैंने तो मेथड फाउंडेशन बनाया कि जैसे मतलब देखिए कि 10% कॉस्ट में बोल रहा है, तो कॉस्ट 100 बनाएंगे तो प्रॉफिट 10 होगा, सेलिंग प्राइस 10 डिवाइडेड बाय। हाँ वैसे ही करना है। तो अगर कोई डायरेक्ट 10 लगाओगे तो नहीं आएगा। मुझे ये डाउट था कि अगर कोई डायरेक्ट 10 या 20 लगाओगे नहीं आएगा, बिकॉज ये जो है ये प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट बोल रखा है, ये सेलिंग प्राइस है। ये भी मैंने बहुत बार तुम लोग को बताया, कॉस्ट प्रॉफिट और सेल प्राइस। देखो प्रॉफिट अगर 10 है, सीख लो जिनको नहीं याद है, प्रॉफिट अगर 10 है तो कॉस्ट 100 मानेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। तो फिर सेलिंग प्राइस होता है 110, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 10/110 ये होता है। तो अगर 110 रुपए सेलिंग प्राइस होने से प्रॉफिट 10 रुपीज है, तो इतना सेलिंग प्राइस होने से प्रॉफिट कितना होगा? 10/110 इंटू 166,650, ये करने से आ जाना चाहिए 15,150। ये फाउंडेशन का बोलो, या ये मतलब लाइफ टाइम तुम लोग के साथ रहेगा, ठीक है। कॉमर्स में ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो, डायरेक्ट मटेरियल हम लोग का 54,000, डायरेक्ट जो है मटेरियल यहाँ पर 37,500। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस है हम लोग का 42 और 30,000। बस देख देख के लिखना है इसको, देख देख के लिखो। अब दोनों का ऐड कर लो, ऐड करने से आएगा प्राइम कॉस्ट 96,000, 67,500 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। बोलो फैक्ट्री ओवरहेड कितना लिखोगे? एक का होगा क्योंकि डायरेक्ट वेजेस के ऊपर है। एक ऐसे लिखना है 42,000 इंटू X% और दूसरा वाला ऐसे लिखना है 30,000 इंटू Y%। अब इसको अगर कैलकुलेटर पे करके देखो क्या हो जाएगा, 42,000 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, क्योंकि X% है तो फिर आंसर उसमें शॉर्ट हो जाएगा 420 और X ऐसे करके लिखेंगे तो हम लोग को कैलकुलेशन करने में आसान है। ओ अच्छा, यहाँ X में, हाँ X होगा क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड है ना, दोनों ही X होगा। मैंने गलत लिखा था 420X, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 300X। अब ये दोनों को ऐड करने से आएगा फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अच्छा इन दोनों को ऐड करने से ऐसे लिखना होता है 96,000 इंटू 420X, इसको लिखना होता है 67,500 इंटू 300X। फिर यहाँ पर हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है, वो है @Y%। और वो किस पे लगाना है? Y%। ये डायरेक्ट वेजेस नहीं था, देखो मैंने यहाँ भी गलत लिख दिया, ये डायरेक्ट वेजेस शायद नहीं, हाँ ये फैक्ट्री कॉस्ट था। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने ये गलत लिखा था, ठीक है। ठीक कर लो अगर गलत लिख लियो मेरा देख के। तो फैक्ट्री कॉस्ट होगा। तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना है ये वाला, इस पे Y% लगाना है। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा, Y इंटू दिस वन, ठीक है। तो Y% मतलब Y डिवाइडेड बाई 100। तो ये 96,000 में से 2 जीरो हट जाएगा, 960 हो जाएगा। और यहाँ पर 100 से डिवाइड करने से ये 4.2 आना चाहिए। एक बार देख लो मेरा सही है कि नहीं। और यहाँ भी एक y मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ xy हो जाएगा। मतलब कैलकुलेशन समझ में आ गया। इसका Y% का मतलब होता है 96,000 प्लस 420x इंटू y/100 होता है, ठीक है। तो यहाँ y मल्टीप्लाई 2 जीरो हट गया 960x, और यहाँ पर डिवाइड करने से 42 डिवाइडेड बाई 10 4.2 और xy हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट वाला Y% लगाने से कितना आएगा? 675y प्लस 3x।
अब ये दोनों को ऐड करने से आएगा हम लोग का, नॉर्मली आना चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोग के पास किसी तरीके का इसके बाद सेल नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलग होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अलग होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब जो भी प्रोडक्ट हमें बेचना है उसका कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो बिक गया उसका कॉस्ट, थोड़ा थोड़ा डिफर कर जाता है। यहाँ पर वैसे कुछ भी लिखो डिफर नहीं करेगा क्योंकि आगे का कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 96,000 प्लस 420x प्लस 960y प्लस 4.2xy, ये पहला डेटा। इसके इधर वाला 67,500 प्लस 300x प्लस 675y प्लस 3x। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हमारे पास गिवन है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। वो कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर सेल प्राइस हमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं सेलिंग, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज 10% प्लस कॉस्ट। बोलो बोलो बोलो। ये डेटा मैच किया, ठीक 1,28,250। यहाँ से हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है तो माइनस क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑन सेल्स हम लोग निकालेंगे, क्योंकि सेल वैल्यू प्रेजेंट है तो प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालना पड़ेगा। तो पहले का प्रॉफिट ऑन सेल 10/110, दूसरे का प्रॉफिट ऑन सेल हम लोग का कितना आएगा, उसी प्रोसेस में जिन लोगों से नहीं हुआ बताओ मुझे कितना आएगा, अभी तो सिखाया था, बोलो ये कितना, 20/120, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ये इनटू इसमें डायरेक्ट लगा दो 166,650, 128,250। तो ये जितना भी आएगा उसको माइनस करना पड़ेगा। तो देख लो कितना आ रहा है, पहला वाला मेरे पास आंसर था 15,000 और इधर अच्छा, अब माइनस करके देख लो कितना आता है। वो मतलब सेल प्राइस से माइनस करो, 166,650 से इसको माइनस करो, 151,000 और इधर वाला 106,875। कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब हम लोगों के पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का ओरिजिनल वैल्यू भी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का इक्वेशन भी है। तो इक्वेशन मतलब हम लोग बोल सकते हैं वो वैल्यू इक्वल टू ये वाला इक्वेशन और उधर वाला वैल्यू इक्वल टू ये वाला इक्वेशन, फिर तुम लोग को इक्वेशन को करना है सॉल्व। तो पहला इक्वेशन है 96,000 प्लस 420x प्लस 960y प्लस 4.2xy इक्वल 1,51,500, ये है। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि यहाँ ये वैल्यू और ये वैल्यू एडजस्ट हो जाएगा ना, तो ये माइनस कर लेते हैं तो थोड़ा सा ये इक्वेशन छोटा दिखने लगेगा, काफी बड़ा है। तो ये हो जाएगा 420x प्लस 960y प्लस 4.2xy, ये माइनस करो 151,500 माइनस 55,500 और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1। सेम तरीके से दूसरा वाला लिखो 67,500 प्लस 300x प्लस 675y प्लस 3xy, और ये वैल्यू आया 106,875 तो 300x प्लस 675y प्लस 3xy इक्वल, ये माइनस करने से कितना आएगा 1,06,000। हाँ बोलो 300, हाँ 39,375। दो इक्वेशन बन गया, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो हम लोगों को एक्स वाई वाला डेटा सबसे पहले हटाने का कोशिश करना चाहिए क्योंकि वो मुझे नहीं चाहिए, मेरा सिंगल एक्स वाई है, मेरा कैलकुलेशन आसान है, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो सर क्या करेंगे, जस्ट रिवर्स कोफिशिएंट से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हम लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको 4.2 से कर दोगे, दोनों साइड पूरे इक्वेशन को करना होता है। इक्वेशन का मतलब इक्वल होता है, जो भी करना है दोनों साइड करना है, तो आंसर आसानी से आएगा, ठीक है। 1 into 3 करेंगे, इक्वेशन 1 into 3 माइनस इक्वेशन 2 into हमें करना है 4.2, ठीक है। अब 3 into करो 420 into x कितना हो जाएगा,
1260x, फिर 3 इंटू 960y कितना होता है? 228 या 2880? 2880। 2880 या और 4.2 इंटू 3 12.6xy और 3 इंटू 55,500। देख लो 3 इंटू 55,500 1,66,500। 1,66,500। ओके, अच्छा अब ये हो जाएगा 4.2 इंटू 300। 1260 x 675 into 4.2835y 3 into 4.2 xy और 39 इसमें 4.165,375। अब माइनस, क्योंकि मैंने बोला है माइनस करेंगे तो माइनस 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 माइनस, तो ये प्लस है ये माइनस है, क्योंकि दिस वन माइनस दिस वन होता है तो हम इस तरीके से करते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, सीधा मुझे y का आंसर मिल जाएगा। अच्छा ये माइनस करने से कितना आ रहा है? 45y, ये माइनस करने से y 1125 डिवाइडेड बाय 45 25। ठीक है, तो ये मेरा y का आंसर आ गया 25। अच्छा अब ये ना y परसेंटेज का ही आंसर आया है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ जब इक्वेशन सेट किया था तो y परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही किया था, तो ये परसेंटेज पे कैलकुलेट होने के बाद ये y का आंसर आया है। मतलब y हम लोग का कितना है? 20, ये ही मेरा 25 है। ठीक है, तो अब 25 वैल्यू पुट करके ही हम लोग करेंगे। आगे का मुझे क्या चाहिए? x भी चाहिए। पुट y इक्वल 25 कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, हम वन वाले में कर रहे हैं। तो इक्वेशन वन है 420x प्लस 960 y प्लस 4.2 xy 50 नहीं कितना है 55,500। y का वैल्यू पुट करना है मुझे 960 इंटू 25 4.2 into x into 25 55,500 420x plus 960 into 25 कितना होता है? 24,000। फिर 4.2 into x 4.105x, ठीक है 55,500। अच्छा ये और ये ऐड करने से 524 525x और ये माइनस करने से इधर हो गया 500। हाँ बोलो 31,500। तो x 31,500 और 60। 60, चलो 60 आंसर आ गया। मतलब हमें पता चल गया पहले क्वेश्चन का जो आंसर था। ठीक है, तो हम लोग का जो रिकवरी रेट है, परसेंटेज ऑफ रिकवरी रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का कितना 60% और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के 25%। ये लिख लोगे और हम आंसर नहीं लिख पा रहे, तुम लोग जब करोगे तो आंसर नीचे लिख देना कि इतना इतना। फिर नेक्स्ट बोला है कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ द टू जॉब। हमें क्या करना है? सभी का फैक्ट्री ओवरहेड्स निकाल के देना है। फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मतलब हम लोग को क्या निकालना है? ये वाला निकालना है और ये वाला निकाल के देना है। ये ओवरहेड्स होता है, कॉस्ट मत निकाल दो। बोला है फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ ट्रू जॉब। तो प्रॉफिट तुम लोग पहले भी निकाल चुके, तो क्या ऐसा लिखे कि हमारा पूरा क्वेश्चन का आंसर एक ही बार में हो जाए? फिर से एक बार कॉस्ट शीट बना लो, सारे आंसर हमें लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। ठीक है, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, administration overhead and profit on each job। तो जॉब 101, जॉब 102। अच्छा
अब सीधा तुम लोग फैक्ट्री कॉस्ट ये सब भी दिखा सकते हो, एक ही बात है, ठीक है, जैसा लिखना चाहो लिखो। 54,000, 37,500, डायरेक्ट लेबर 42,000, 30,000, 96,000, और ये हो गया 67,000 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड पहला वाला था हम लोग का 420 इंटू एक्स। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 420 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 25, तो फिर कितना? 10,500। 25 नहीं, 60 है। 25,200। और ये कितना होगा? इसका था हम लोग का 300 इंटू एक्स, तो 300 इंटू वही 60, 18,000 फैक्ट्री ओवरहेड। ये दोनों को ऐड करोगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। तो फैक्ट्री कॉस्ट 1,21,200, और इधर वाला 5। ठीक है, अच्छा, इसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एट द रेट ऑफ 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब ये 1,21,200 पे लगाओ 25%, मतलब 1/4 लगाने से भी होगा 30,300। और इधर वाला फिर ऐड करो, आ जाएगा 1,51,500 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या सेल, जो भी लिखो एक ही बात है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिख सकते हैं। हाँ, बोलो कितना? 1,61,500 हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट हो जाएगा हम लोग का। प्रॉफिट कॉस्ट पे लगाना है। अब देखो, तुम लोग डायरेक्ट 10% लगाओ, आ जाएगा, क्योंकि ये तो मेरा कॉस्ट है ना। एक पे 10% लगाना है और एक पे 20%। वो वैसे पहले से कैलकुलेट है, देख देख के भी लिख सकते हो, लेकिन इस पे डायरेक्ट लगाओगे तो भी आंसर आएगा। और इस पे 20% लगा लो, वही 21,375 ही आएगा। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस भी देख देख के लिखो, यही आना चाहिए, तब मेरा आंसर सही हुआ है 166,650। और इधर वाला हो गया सेकेंड वाला। अच्छा, using the above recovery rate determine the selling price of the job 103, the additional data being given। दूसरा एक जॉब है, तीसरा 103, जिसका कुछ डिटेल्स हमें दे दिया है। इस जॉब का भी मुझे रिकवरी रेट जो है पहले जैसा ही यूज करना है और सेलिंग प्राइस बताना है। तो बताओ क्या हो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर। तो मैम जैसे कि 1 और 2 में एक ही चीज है, एक तो उसमें जॉब 1 की जॉब 1 जो 2 का पूछा, इसमें जॉब 1 में 3 पूछा। हम दोनों कंबाइन करके बता देंगे। हमें थर्ड नंबर पूछा है तो थर्ड नंबर तो अलग से ही करना। ऐसा करके अलग से दिखाना पड़ेगा। नंबर क्वेश्चन का 3 है तो नहीं करते हो कभी ऐसा? ऐसा एक साथ कैसे? तब वैसे तो मुझे ये सेकंड वाला भी फिर उसी के साथ, वो हम क्लास में बोल सकते हैं कि हम शॉर्टकट कर दिए, लेकिन एग्जाम में ऐसे कैसे करके आओगे? 3 का अलग नंबर नहीं मिलेगा, सेम चीज लिखने का नंबर लेंगे और मेहनत एक का करेंगे, ऐसे कैसे चलेगा? नंबर देने के वक्त थोड़ा सा भी ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, तो फिर परफॉर्मेंस के वक्त भी वैसा होना पड़ेगा। मेहनत कम करेंगे लेकिन नंबर हम पूरा लेंगे, ऐसे कैसे चलेगा? वो आईसीआई है, वैसे भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि सेम ही चीज पूछा, डायरेक्ट मटेरियल वही लिखना है। ये करके आ जाओ, फिर आधा नंबर मिलेगा, फिर जाके बोलोगे तो फिर उनसे आंसर मिल जाएगा। मेरे आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे, तुम क्या करोगे? तो बेटा है तो क्यों करना है, जो थोड़ा सा मेहनत करेंगे। मैंने बिकॉज़ मैं उसी रिजल्ट कलर में लिख रही हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं। तो लिख लो, वही तो हम बोल रहे हैं। फिर जब फिर ये कॉपी निकलवाओ, फिर जाके उनसे पूछो, ठीक है, तब समझ में आ जाए। 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर का नंबर अलग होगा ना तीनों का, तो फिर एक में लिख के आओगे तो एक ही का नंबर मिलेगा। ये तो सिंपल सा बात है। 60% लगाएंगे ना इस पे, फैक्ट्री ओवरहेड 60% और डायरेक्ट वेजेस मतलब कितना हो जाएगा? 20,000, तो कितना होगा? 12,000।
56,000 फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट 56, 1/4 मतलब 14,000। अच्छा, यहाँ ऐड करने से कितना आ रहा है मेरा 70,000। ये मेरा आ गया वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर यहाँ पर हम लोग इसी को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, बिकॉज सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अच्छा, मुझे यहाँ पर बोला है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस 12.5%। अब तुम लोग मुझे बताओ यहाँ प्रॉफिट क्या होगा, जिनको प्रॉब्लम है कैलकुलेट करने का करके मुझे बताओ कि तुम लोग कर पाएंगे। वो तो निकल गया, निकालो निकालो आंसर बताओ। मुझे प्रॉफिट चाहिए, सेलिंग प्राइस कैसे निकले? कैलकुलेशन, एक मिनट कैलकुलेशन दो करके दे, आ रहा है तो। नहीं आया, आएगा नहीं। मैम मैम 7 10,000 होगा। 10,000 होगा, लेकिन कैलकुलेशन हम पूछ रहे हैं, किसी किसी का कैलकुलेशन नहीं है। 70,000 multiplied by 12.5 divided by 87.5। अच्छा, आ गया, सही बात है। देखो वो जैसे कर रही है उसका रूल्स हम बताते हैं। हर तरीके का होता है, देखो ये कॉस्ट, फिर हम लोग का ये देखो हम लोग को यहाँ पर क्या बताया है, हर तरीके से होता है। ये अलग तरीका, 12.5% क्या बोला है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो वो यहाँ पर 12.5% मान रही है। अच्छा, अब ये प्रॉफिट परसेंटेज किस पे बोला है, सेलिंग प्राइस पे, तो सेल को वो क्या मान रही है 100, तो इसको कितना मान रही है फिर, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करो, बचपन में नहीं क्यों, 100, 87.5। तो उसका कहना है कि 70,000 अगर मेरा 87.5% है, तो हम पहले 100% निकाल रहे थे। अगर तुम 100% लिख रहे हो तब तुम्हारा 80,000 आ रहा है, प्रॉफिट नहीं आता है उससे। प्रॉफिट निकालने के लिए कितना लिखना पड़ेगा, हाँ फिर 12.5 करना पड़ेगा, इसीलिए तुम्हारा 80 आ रहा था ना पहले आंसर। तो 80 किस चीज का आ रहा है, सेल, सेल का, ठीक है। और अगर 12.5 लगाओगे उस पे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट का। दो अलग अलग चीज हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्लैरिटी होना चाहिए, तो कभी भी गलत नहीं होगा। नहीं तो इसमें मान लो सब कोई कर रहे हैं, इन द फ्लो हो गया, लेकिन बाद में अगर वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जाके अटक जाओगे। तो हमें क्लैरिटी होना चाहिए कि किसका मतलब क्या है, ठीक है। इसीलिए हम इतना बार पूछते हैं, और कुछ भी नहीं। सेलिंग प्राइस हो गया 80,000। कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जितना टाइम बचा के हम लोग कर पाए उतना चाहिए, ठीक है। अगर पहले 100 निकालते हो तो यहाँ लिख दो 80, फिर इसको बैलेंस करके निकालो। लेकिन कुछ भी करो, इसका भी हमें वर्किंग नोट लेकिन तुम लोग को एग्जाम में देना पड़ेगा। या तो मेरे जैसे ऐसा लिखो, अगर ऐसे लिखती हो तो कोई वर्किंग नोट का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वैसे कर रहे हो, जैसे मान लो पहले 80 निकाल रहे हो, इसका बैलेंस कर रहे हो, तो फिर 80 कैसे निकालो, फिर यहाँ कैलकुलेशन, अदरवाइज वर्किंग नोट बनाओ, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। देखो हम पहले ही बोल रहे हैं, हम ये बार बार ऐसे ही नहीं बोलते क्योंकि सच में है, इसीलिए हम बोलते हैं। क्योंकि तुम लोग शॉर्टकट करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, फिर सब सही करके आओगे बोलोगे मेरा मार्क्स नहीं आए। अब देखो अलग अलग वर्किंग नोट में टाइम जाता है, तो अगर यहाँ हो जाता है तो इसी पे काम खत्म करो, अलग से बनाने का जरूरत नहीं। लेकिन अगर इसको पहले बनाओगे, इसको निकालोगे, फिर यहाँ पर कैलकुलेशन दो सेलिंग प्राइस का, कुछ तो देना पड़ेगा। अरे कहीं यहाँ कुछ भी नहीं देना चाहते हो तो फिर वर्किंग नोट, फिर उसका नाम लिखो। क्योंकि एक एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, 10 नंबर ऐसे ही थोड़ी मिलेगा, 10 नंबर उससे ज्यादा भी होगा, कैसे मिलेगा। जो रूल्स है वो तो फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया। उसके बाद अच्छा, अब दूसरा एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोग का सिर्फ अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन का ही क्वेश्चन जो है वो बाकी है, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट।
इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या टाइप्स पढ़ा है? हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का कितना टाइप्स या मेथड होता है, उसके बाद पढ़ा था मेथड ऑफ रिकवरी यानी एब्जॉर्प्शन, और अभी हम लोग पढ़ेंगे ओवरहेड का रेट का कितना सारा टाइप होता है। ठीक है, तो उसमें टोटल 4 टाइप्स होता है। नॉर्मल रेट, और तुम लोग ये जो बोलते हो ना कि हम एफिशिएंट नहीं, मेरा खत्म नहीं हुआ, तो हम जो भी लिखवाते हैं अगर मेरे साथ ऐसे भी लिखोगे तो ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ेगा। ये तो तुम लोग के पास एक ऑप्शन है अपना स्पीड बढ़ाने का, अब तुम लोग लिखते नहीं हो तो इस कम से कम स्पीड बढ़ा रहे हैं इसको सोच के ही लिख लो। हम ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं। एफिशिएंट नहीं है ये वाला कौन सुनेगा? बोलो, कोई नहीं सुन। मेरे साथ लिखोगे तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंट हो जाओ, हम वैसे स्पीड में लिखते हैं। और एफिशिएंट नहीं होने से इतना लेंथी क्वेश्चन कैसे खत्म हो? तो मैंने तो पहले दिन से बोला है लिखो, तो उसका हर रीजन है, हर रीजन हम थोड़ी बताएंगे, हम बोल रहे हैं मतलब लिखना चाहिए। अच्छा देखो, यहाँ पर हमें 4 रेट पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मल रेट, प्री डिटरमाइंड रेट, ब्लैंकेट रेट, और यहाँ पर हो गया डिपार्टमेंटल रेट। ठीक है। अच्छा, तो अभी तक हमें पता है कि ओवरहेड हमारा एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है या बजटेड बेसिस पे होता है, उसी के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन अभी ओवरहेड का जो रेट है नॉर्मल रेट, ये वाला सिर्फ, ठीक है, बाकी नहीं। ये वाला हमें ये बताता है कि हम लोग एक्चुअल बेसिस पे भी जरूरत पड़े तो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम लोग उसका नॉर्मल रेट निकाल रहे हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर इसका हेडिंग करो नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट, यहाँ पर नॉर्मल ओवरहेड रेट क्या होगा? एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवरहेड divided by actual corresponding basis। ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बजटेड ओवरहेड लेते हैं, डिवाइडेड बाय बेसिस करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग चाहे तो अगर नॉर्मल ओवरहेड रेट कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में हम लोग को क्या लेना चाहिए? एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवरहेड लेना चाहिए। और फिर अगर ये एक्चुअल है तो नीचे का भी एक्चुअल होना चाहिए, क्योंकि डिवाइड कभी भी अलग अलग बेसिस पे हो नहीं सकता है। तो ये एक्चुअल है तो ये भी एक्चुअल होगा। अब कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस का मतलब ये कौन से बेसिस का बात हो रहा है? जो एब्सॉर्प्शन का बेसिस था, 6 बेसिस। ठीक है। जैसे कि अगर तुम लोग को नाम याद है, एक होता है हम लोग का क्या, आउटपुट, पहला वाला। ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल, और क्या होता है, डायरेक्ट लेबर, एक होता है प्राइम कॉस्ट, लाइन बाय लाइन याद रखना चाहिए, डायरेक्ट लेबर, और क्या होता है, मशीन आवर। ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ बेसिस को फॉलो करके हम लोग यहाँ पर उस डेटा को पुट करेंगे, तो हम लोग का एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवरहेड अगर कैलकुलेटेड है और डिवाइडेड बाय ये सब कुछ बेसिस से निकला हुआ आंसर करते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? नॉर्मल ओवरहेड रेट, ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नॉर्मल ओवरहेड रेट के बाद है हम लोग का प्री डिटरमाइंड रेट। ये देखो प्री डिटरमाइंड रेट, ये वाला लिखते हैं प्री डिटरमाइन। अब ये देखो नाम से ही पता चलेगा, अगर हम लोग रेट को पहले से ही डिटरमाइन करें, मतलब ये एक्चुअल बेसिस पे नहीं चलता होगा। किस बेसिस पे चलता होगा? बजटेड। क्योंकि बजटेड या फिर हम लोग बोल सकते हैं एस्टिमेटेड प्री डिटरमाइंड रेट। प्री डिटरमाइंड रेट। ठीक है। बजटेड, बजटेड टोटल ओवरहेड divided by budgeted corresponding basis। अच्छा, ये वाला देखो, ये वाला नॉर्मली कहाँ यूज होता है? ये मेथड हमें कहाँ यूज करना चाहिए? देखो ये मेथड हमें वहां यूज करना चाहिए जहां पर यूनिफॉर्म प्रोडक्शन हो, सिंगल प्रोडक्शन हो, या फिर आइडेंटिकल प्रोडक्शन हो। अच्छा, ऐसा क्यों बोला गया है कि इस तरीके की जगह पे यूज करना चाहिए? देखो जैसे कि प्री डिटरमाइंड रेट का मतलब, मान लेते हैं कि एग्जांपल बताते हैं। देखो मान लो कि प्रीवियस ईयर में हम लोग का टोटल ओवरहेड हुआ था एग्जाम्पल के तौर पे 10,000। ठीक है। और हम लोगों ने, ये मान लो हम बेसिस यूनिट ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर हर एक बेसिस मैंने बोला है ना, तो हम यूनिट वाले बेसिस से एग्जाम्पल देने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मान लो प्रोडक्शन हुआ था
1000 यूनिट, ठीक है। तो मुझे बताओ कि हम लोग का फिर रिकवरी रेट कैसे आएगा, पर यूनिट कितना हो रहा है रिकवरी रेट, ओवरहेड रिकवरी रेट कितना आ रहा है, 10,000 डिवाइडेड बाई 1000 यानी कितना हो जाएगा, ₹10 पर यूनिट। ये मेरा प्रीवियस ईयर हुआ था। और मैंने क्या सोचा कि ये जो करंट ईयर में मेरा खर्चा होगा ना, वो भी मेरा कौन से बेसिस पे होगा, यही बेसिस पे होगा, ठीक है, ऐसा मैंने सोचा। ये मेरा क्या हो गया, प्री डिटरमाइंड रेट के बेसिस पे हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला हम मान रहे हैं, यहाँ पर भी मेरा जो खर्चा होगा @10 पर यूनिट करके होगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया। तो पिछले साल जैसा प्रोडक्शन किया था, अगर इस साल भी वैसा ही करे तभी ये लगा के फायदा है। अगर हम यहाँ कुछ नया प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जरूरी थोड़ी है कि उस पर भी मेरा 10 रुपए का ही खर्चा है, इतना खर्चा करने पे इतना ही आउटपुट आए। अगर मेरा प्रोडक्ट का कंसेप्ट चेंज हो गया तो फिर ये मेरा एप्लीकेबल नहीं होगा। इसीलिए बोल रहा है या तो यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब है एकदम सेम तो नहीं है, लेकिन हाँ वैसा ही, ठीक है, उस तरीके का। यूनिफॉर्म का मतलब वैसा होता है जैसे कि हम लोग पहले किए थे उस तरीके का। नाम अलग हो सकता है लेकिन कॉम्पोजिशन वगैरह वैसे, मतलब उसका प्रोडक्शन का सिस्टम जो है वैसा है, वो होना चाहिए। या फिर क्या होना चाहिए, सिंगल प्रोडक्शन, मतलब हम लोग वो एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, पहले ये बनाते थे, अभी भी ये बनाते हैं, आगे भी ये बनाएंगे, हमारा कोई वेरिएशन नहीं है, तब चलता है। या फिर आइडेंटिकल, मतलब पहले ए बनाते थे अभी बी बनाते हैं, लेकिन दोनों ही क्या है, एक ही जैसा है, बस नाम ही बदला है, आइडेंटिकल है, तभी ये वाला यूज कर सकते हैं। क्योंकि पहले अगर मेरा खर्चा 10 रुपए था, अभी भी 10 रुपए तभी होगा ना जब सेम चीज पे खर्चा हो रहा है। अगर मेरा वेराइटी हो जा रहा है तो फिर कैसे चलेगा, तब तो नहीं चलेगा। इसीलिए प्री डिटरमाइंड रेट के लिए हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके का प्रोडक्शन प्रोसेस अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो उस पर हम लोग इस तरीके का ओवरहेड रिकवरी रेट लेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट लिखो ब्लैंकेट रेट। ब्लैंकेट रेट, ब्लैंकेट का मतलब होता है फुल कवरेज, ठीक है, यहाँ पर ब्लैंकेट का मतलब होता है फुल कवरेज, ठीक है। मतलब ब्लैंकेट रेट का मतलब हमें टोटल लेके करना है। जैसे कि हम बताते हैं ब्लैंकेट फॉर्मूला बता देते हैं पहले, ब्लैंकेट ओवरहेड रेट, टोटल ओवरहेड ऑफ फैक्ट्री डिवाइडेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस। तो अगर यहाँ पर ध्यान दोगे तो एक चीज देखो, यहाँ पर मैंने लेकिन कोई डिपार्टमेंट नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है, टोटल ओवरहेड ऑफ फैक्ट्री, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी ओवरहेड हुआ है डिवाइडेड बाय हमें बेसिस अगर लेना है तो उसको हम लोग, अगर उससे हम लोग रेट निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट रेट, ठीक है। अब इसका यूसेज कहाँ होना चाहिए, ठीक है, इसका यूसेज होना चाहिए बेसिकली, इसमें भी हमारा सिंगल प्रोडक्शन हुआ तो ही बेनिफिट है, अदरवाइज मल्टीपल में भी होगा, लेकिन कैसे होगा वो बताते हैं। लिखो मल्टीपल प्रोडक्शन इफ ऑल प्रोडक्ट पास थ्रू ऑल डिपार्टमेंट। बताते हैं, लॉजिक बता देते हैं क्या, ये मेरा यूसेज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला है कि ये सिंगल प्रोडक्ट के लिए यूज हो तो बेटर है, अदरवाइज मल्टीपल प्रोडक्शन के लिए भी अगर यूज होता है तो सारे प्रोडक्ट जो है हर एक डिपार्टमेंट से पास ऑन होना चाहिए। मान लो हमारा 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, P1 P2, ठीक है, इसका टोटल ओवरहेड है, एग्जाम्पल वही 10,000 ही ले रहे, कैलकुलेशन करने में आसानी होगा, इसका मैंने ले लिया 20,000, ठीक है। और आउटपुट मान लो यूनिट में होता है, मैंने आउटपुट बेसिस से लिया है, हर एक एग्जाम्पल में आउटपुट से ही बताएंगे, बाकी कोई भी एग्जाम्पल हमारा बन सकता है। तुम लोग मुझे जो फॉर्मूला मैंने बताया उससे मुझे ये बता सकते हो मेरा ब्लैंकेट रेट कितना आएगा। अभी जो मैंने लिखवाया, जो भी समझाया या तुम लोगों ने कॉपी में नोट डाउन किया, इससे मुझे ब्लैंकेट रेट बताओ। अलग अलग निकाल लो तुम, तो गलत हो गई। अभी क्या सिखाया, क्या लिखा है? तो फिर अलग अलग क्यों लिखा, करके देखो। ओनली ₹10, 10 नहीं बोल सकते, 10 निकालोगे तो फैक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाइज आ गया ना, मुझे फैक्ट्री का निकालना है, तो फैक्ट्री में डिपार्टमेंट कितना है, यहाँ टोटल कॉलम बनाओगे तो ऑटोमेटिकली तो आंसर आएगा, इधर कितना है, इधर कितना है। तो मैंने बोला ना पहले देखो क्या लिखे हो, थोड़ा सा देखो, पहले पहले आंसर क्यों दे रहे हो, पहले देखो तब ना सही आंसर दोगे। फिर कितना आएगा, 10, 10 आएगा, लेकिन तुम लोग बोल रहे हो 10 मतलब इंडिविजुअली कर रहे हो, इंडिविजुअली ब्लैंकेट रेट को डिनोट नहीं करता है ना, हम लोगों ने अभी वही तो सीखा।
टोटल ओवरहेड ऑफ फैक्ट्री, पहले पढ़ लो फिर आंसर दो तब ना होगा। तो यहाँ पर कितना हो गया 10 रुपीज पर यूनिट। अब यहाँ पर बोला है अगर मेरा सिंगल प्रोडक्ट है, मतलब अगर मेरा एक ही प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट P1 से भी गुजरता होगा, P2 से भी गुजरता होगा, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है फिर भी मेरा दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मतलब प्रोसेसिंग में मुझे P1 भी चाहिए P2 भी चाहिए। अब इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, यहाँ भी मेरा 10 आया, नो इश्यूज, ठीक है। और वैसे भी सिंगल प्रोडक्ट अगर है, हम एवरेज, ये तो एवरेज हुआ कि नहीं, ये एवरेज हुआ। अब हम इंडिविजुअली लगाए या एवरेज लगाए, क्या फर्क पड़ता है? जब मेरा एक ही प्रोडक्ट है, मुझे एवरेज लगाए या इंडिविजुअली, मेरा एक प्रोडक्ट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक प्रोडक्ट है तो ब्लैंकेट रेट निकाल सकते, लेकिन अगर मल्टीपल प्रोडक्ट है, जैसे एक प्रोडक्ट ए है, दूसरा प्रोडक्ट मान लो बी है, अब इसमें कितना आया 10, ठीक है। अब इसमें कितना आया, ये भी 10 आ रहा है, बात अलग है। मान लो इसमें आता 20 फॉर एग्जाम्पल, ये अगर हम 30 और इसको अगर हम 3000 कर दे तो ये तुम लोग का कितना था, नहीं इसको ऐसा कुछ करे कि मेरा 30 आ जाए, तो ये 1000 करना पड़ेगा, ये 30,000, तो ये कितना आ जाएगा 30। तो अब इसका एवरेज करो कितना हो रहा है 10 प्लस, मतलब ऐसे निकालेंगे ना, तब देखो 10,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाई, तो कितना आएगा 20। लेकिन एक्चुअली इसमें कितना आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 30। तो हम क्या कर रहे हैं, ए प्रोडक्ट में भी कितना लगा रहे हैं, बी प्रोडक्ट में भी कितना लगा रहे हैं 20, लेकिन एक में ज्यादा लगा रहे, एक में कम लगा रहे। तो बोल रहा है अगर मल्टीपल प्रोडक्ट है तो प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर मान लो ये P2 सिर्फ इसी से जा रहा है, सॉरी B जो है वो सिर्फ P2 से पास ऑन हो रहा है, और A जो है वो सिर्फ P1 से पास ऑन हो रहा है, तो फिर ये एवरेज रेट लगाने से गलत हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों से पास ऑन हो रहा है तो एवरेज लगा ही सकते हैं, क्योंकि अगर मेरा A प्रोडक्ट भी P1 एंड P2 दोनों से जाता है तो एवरेज रेट लगाओ, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मेरा बी प्रोडक्ट भी मान लो दोनों से पास ऑन हो रहा है तो फिर एवरेज रेट लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लो ए सिर्फ P1 से जा रहा है तो मुझे तो लगाना चाहिए था 10, मैंने कितना लगा दिया होगा एवरेज करके 20। और अगर बी प्रोडक्ट मान लो सिर्फ P1 से जा रहा है तो मुझे लगाना चाहिए था 10, मैंने लगाया 20, या फिर मुझे लगाना चाहिए था 30, अगर ओनली P2 से पास ऑन हो रहा है मैंने लगा दिया 20, तब गलत हो जाएगा। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट है दोनों से जाएगा तो फिर एवरेज लगाओ, क्योंकि दोनों का ही तो यूज हो रहा है, इसका खर्चा भी ए में जाएगा, इसका खर्चा भी ए में जाएगा, तब तो एवरेज रेट लगाएंगे तो कोई इश्यूज नहीं है। कैसे इश्यूज होगा, क्योंकि मैंने तो टोटल करके ही लगाया। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा मल्टीपल प्रोडक्ट है और वो इंडिविजुअली कोई एक प्रोसेस सेंटर से गुजर रहा है, फिर हम उस पर एवरेज लगाते हैं, तो मेरा या तो वो कम लग जाएगा या तो बेसी लग जाएगा। अगर हो सकता है कि मेरा यहाँ इंडिविजुअली जो आ रहा है एवरेज भी वो आ रहा है, वो हो सकता है, लेकिन उसमें मिस्टेक होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसीलिए लिखा हुआ इसका यूसेज क्या है, या तो सिंगल प्रोडक्शन करते हो तो फॉलो करो, और मल्टीपल प्रोडक्शन करते हो तो तब फॉलो करो जब सारे प्रोडक्शन सेंटर से कोई भी प्रोडक्ट जाता होगा तब, ठीक है। हाँ, मतलब दोनों से ही, दो तीन जो भी है सभी से जाना चाहिए, तभी ना एवरेज उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, नहीं तो एवरेज लगाने से हमारा कम या ज्यादा होने का चांसेस बढ़ जाएगा। और उसके बाद लास्ट जो है डिपार्टमेंटल ओवरहेड, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट। अच्छा, यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट इक्वल टोटल ओवरहेड ऑफ द डिपार्टमेंट। क्योंकि देखो नाम ही क्या है, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट, मतलब पूरे डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड लेना है, डिवाइडेड बाय वही एक ही चीज है, कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस। अच्छा, अब इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूसेज जो है मल्टीपल प्रोडक्शन अगर करते हैं तो यूज करना चाहिए। मल्टीपल प्रोडक्ट जब हम लोग बनाते हैं तो इसका यूज करना चाहिए, ठीक है। अब ये भी एक एग्जांपल देते हैं तो समझ जाओगे। जैसे मान लो हम लोग का दो डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन का, P1 P2, इसका मान लो टोटल ओवरहेड है हम लोग का 10,000, और इसके भी यहाँ ले लेते हैं 20,000, ठीक है। और यूनिट ही हम ले रहे हैं, यहाँ पर भी 1000 लिया और यहाँ पर ले लिया मैंने 2000। अब मुझे निकालना है टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट, तो मुझे बताओ तो कितना होगा। अलग अलग होगा, एक नहीं होगा ना, डिपार्टमेंट वाइज। तो ये एक डिपार्टमेंट, ये एक डिपार्टमेंट, तो इसका 10, हाँ 10 10, तब आंसर क्या होना चाहिए 10 10, एक सिंगल 10 से आंसर नहीं आता है, 10 10, ठीक है।
अब देखो अगर हम मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहे, अब मैंने क्या सोचा है, अगर प्रोडक्ट इससे जाएगा तो 10 रुपया लगाएंगे, इससे जाएगा तो भी 10 रुपया लगा देंगे, अगर एक से जाएगा तो उस एक 10 रुपया लगाएंगे, ठीक है। तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम तो डिपार्टमेंट वाइज लगा रहे हैं। अगर मेरा प्रोडक्ट ABC है, ए जो है सिर्फ P1 से जाता है, तो उस पर सिर्फ ये लगाएंगे, क्योंकि हम तो कैलकुलेट कर रहे हैं इंडिविजुअली। तो अगर मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हो तो ये वाला यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें हमारा कैलकुलेशन सही आएगा। तो चलो छोटा छोटा करके हम लोगों ने इसका लॉजिक भी देख लिया, जिसमें से ब्लैंकेट रेट जो है कभी कभार थियोरेटिकली पूछता है, ठीक है। और इसको ना सिंगल रेट भी बोलते हैं, ब्लैंकेट रेट को सिंगल रेट भी कभी कभी बोलते हैं, क्योंकि एक ही सिंगल रेट निकलता है ना, इसको सिंगल रेट भी बोलते हैं। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे ओवर और अंडर एब्सॉर्प्शन, ठीक है। हेडिंग करो ट्रीटमेंट ऑफ ओवर एंड अंडर एब्सॉर्प्शन। ओवर एंड अंडर एब्सॉर्प्शन। अच्छा, ओवर अंडर एब्सॉर्प्शन का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो ये एक ईयर है, 1/4/20 से लेके इसका ईयर एंड है 31 March 2021, ठीक है। अच्छा, अब इस पूरे पीरियड में मान लो टोटल ओवरहेड का खर्चा हुआ है फॉर एग्जांपल 2 लाख, और यहाँ पर हाँ एक्चुअली क्योंकि ये हम प्रीवियस ईयर का ले रहे हैं, ठीक है, मतलब पहले हो चुका है। अच्छा, और मशीन चला था, मशीन आवर वो है 10,000 आवर्स, ठीक है। तो मशीन आवर रेट कितना आएगा, अगर हम मशीन आवर रेट निकालना चाहते हैं तो मशीन आवर रेट कितना आएगा, कैसे निकालते हैं, ओवरहेड डिवाइडेड बाय द बेसिस, बेसिस है मशीन आवर, 20 per hour. ₹20 पर ये हम लोग का प्रीवियस ईयर हुआ था, ठीक है। अब इस साल भी करेंट ईयर में क्या हुआ, करेंट ईयर मतलब 1/4/2021 से लेके 31 March 2022, ये करेंट ईयर में हम लोग का क्या हुआ, मान लो कि मशीन आवर जो यूज हुआ है वो भी मान लो 10,000 आवर्स हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग का फिर इस बार टोटल ओवरहेड कितना होगा, बोलो। प्रीवियस ईयर पे हम लोग का कितना ओवरहेड का खर्चा आता था, 1 घंटा मशीन चलने से 20 रुपए, तो अभी अगर हम लोग का 10,000 घंटा मशीन चला है तो फिर हम लोग का ओवरहेड कितना होना चाहिए, 2 lakhs. ठीक है। लेकिन ये तो हम लोग प्रीवियस बेसिस पे कर रहे हैं, मतलब प्रीवियसली जो खर्चा आया था उसके बेसिस पे कर रहे हैं, Yes. तो जरूरी थोड़ी है कि इस बार भी इतना ही खर्चा हो, चेंज हो सकता है ना, क्यों चेंज हो सकता है, अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी का जो है पर यूनिट बढ़ गया तो चेंजेस हो सकता है। मैंने अगर पिछले मंथ में जितना इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया था इस मंथ भी उतना ही होगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है। मान लो पिछले मंथ भी हम जो है थे घर पे, मान लो 300 आवर्स, ठीक है, इस बार भी 300, लेकिन फिर भी मेरा बिल में चेंज हुआ। अब चेंज कैसे हो सकता है, अगर जो बाहरी फैक्टर है उसकी वजह से, लाइक जैसे कि मैंने बोला कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का जो है पर यूनिट का प्राइस जो है बढ़ गया है, ठीक है। अब ये हम लोगों ने सोचा था, उसके हिसाब से हम लोगों ने ओवरहेड मान लिया कि पिछले बार अगर 20 करके था तो इस बार भी उसके हिसाब से 2 लाख होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली मान लो जब हम लोगों ने ओवरहेड का कैलकुलेशन किया तब हम लोग का एक्चुअल ओवरहेड निकल के आया कितना, ये तो बाद में निकल के आया, लेकिन हम लोगों ने जब अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाला तब इसको लगा के ऐड कर दिया, एस्टिमेटेड प्री डिटरमाइंड रेट पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब बोलो हमारा जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो कम दिख रहा है कि ज्यादा दिख रहा है, कम दिख रहा है, तो हम लोग का प्रॉफिट क्या होगा, कॉस्ट जो है वो कम दिख रहा है, क्योंकि मुझे 2,10,000 लगाना चाहिए था, मेरा तो खर्चा तो मुझे तो 2,10,000 पेमेंट करना ही पड़ेगा, लेकिन मेरा 2,10,000 का खर्चा था, मैंने 10,000 कम दिखाया, तो मैंने कॉस्ट कम ऐड किया, तो मेरे प्रोडक्ट का प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम दिखे, ठीक है। अच्छा, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, तुम लोग को ये लैंग्वेज पढ़ के क्या लग रहा है, ओवर एब्सॉर्प्शन के अंडर एब्सॉर्प्शन, अंडर एब्सॉर्प्शन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सॉर्ब कितना करवाना था, प्रोडक्ट में ऐड कितना करने से सही बात होता है, 2,10,000 वो होता है एब्सॉर्प्शन, कम करवाया तो उसको क्या बोलेंगे, अंडर एब्सॉर्प्शन। ये कब होता है, जब एक्चुअल ओवरहेड जो है वो
ग्रेटर हो जाता है एब्जॉर्ब ओवरहेड्स। ठीक है, जब एक्चुअल ओवरहेड ग्रेटर देन जो है एब्जॉर्ब ओवरहेड होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अंडर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब सेम तरीके से हम लोग देखेंगे कि ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होता है। देखते हैं, जैसे कि मान लो एब्जॉर्ब ओवरहेड है 2 लाख। ठीक है, वही सेम एग्जांपल ले रहे हैं, एब्जॉर्ब किया है हम लोगों ने कितना, 2 लाख, लेकिन एक्चुअली में जब हमें कैलकुलेशन करके पूरा डेटा मिला तो एक्चुअल ओवरहेड निकल के आया था कितना, 1,90,000। तो इसका इम्पैक्ट बोलो कॉस्ट पे क्या होगा और प्रॉफिट पे क्या होगा। पहले इम्पैक्ट कॉस्ट मेरा 10% से कम होगा। कम, ज्यादा। हाँ, क्योंकि मैंने 2 लाख एब्सॉर्ब करवा दिया था, लेकिन मुझे करवाना कितना था, 190, मैंने एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया तो मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अगर ऐसा अंडर ओवर एब्सॉर्प्शन होता है तो पहले उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। हम इम्पैक्ट बता रहे कि क्या होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट बढ़ जाता है घट जाता है तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है कि उसको सही कैसे करें। हमें किसी से ज्यादा लेने से थोड़ी ना कोई फायदा इसीलिए नहीं होगा क्योंकि एक्स्ट्रा प्राइस में अगर प्रोडक्ट को बेचोगे तो कितना दिन बिकेगा, ज्यादा दिन तो बिकने वाला है नहीं। तो मुझे क्या करना है, ये सब का ट्रीटमेंट सीखना है कि कैसे करके हमें ये ठीक करना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये क्या हो गया फिर, ओवर एब्सॉर्प्शन। ओवर एब्सॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया, जब एक्चुअल ओवरहेड मेरा कम था और मैंने ज्यादा चार्ज कर दिया। एक्चुअल ओवरहेड इज लेस देन एब्सॉर्ब, एक्चुअल ओवरहेड इज लेस देन एब्सॉर्ब ओवरहेड। ठीक है, अच्छा, अब इसका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हम तुम लोग को एक टेबल लिखवा देते हैं, उसी में पूरा जिस्ट बता दें। तो छोटा छोटा करके लिखना है, काफी सारा चीज लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हेडिंग करो डिफरेंस इन एब्सॉर्प्शन इक्वल डिफरेंस इन एब्सॉर्प्शन। अगर एब्सॉर्प्शन में डिफरेंस आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस का मतलब होता है वेरी करना। अगर मेरा एब्सॉर्प्शन में डिफरेंस आया, चाहे वो ओवर एब्सॉर्प्शन हो चाहे वो अंडर एब्सॉर्प्शन हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड वेरिएंस। और ओवरहेड वेरिएंस कैसे निकालते हैं, हमेशा एब्सॉर्ब्ड, क्योंकि वही हमें पहले पता होता है कि हम लोगों ने कितना एब्सॉर्ब कर दिया, माइनस एक्चुअल बाद में पता होता है, एक्चुअल ये करते हैं। इसके हिसाब से मेरा आंसर या तो फेवरेबल आता है या तो एडवर्स आता है। ठीक है, यहाँ पर फेवरेबल एडवर्स से ज्यादा यूज किया जाता है ओवर एब्जॉर्प्शन या फिर अंडर एब्जॉर्प्शन, ये वाला लैंग्वेज। अब इससे मुझे 2 पॉइंट करना। ठीक है, देखो मेरा ना इधर जगह है, हम इधर हटा के लेके जाएंगे, तुम लोग उसके हिसाब से जगह रखो क्योंकि जगह ज्यादा चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखो एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड, एब्सॉर्ब ओवरहेड अगर ग्रेटर देन एक्चुअल ओवरहेड हो। ठीक है, तो अगर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड ग्रेटर देन एक्चुअल ओवरहेड हुआ तो ये क्या होता है, ओवर एब्सॉर्प्शन। ठीक है, ये क्या होता है, ओवर एब्सॉर्प्शन। अच्छा, यहाँ पर ब्रैकेट डाल के एक चीज लिखो, क्रेडिट बैलेंस, मैंने सिर्फ BAL लिखा है, तुम लोग पूरा लिख लो, नहीं तो तुम लोग भी छोटा छोटा ही लिखो, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। ट्रांसफर इन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, अब ये ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्या होता है, जिन्होंने कॉस्ट बुक कीपिंग कर लिया है उनको पता होगा ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्या होता है, जिन्होंने नहीं किया जब करोगे तब पता चल जाएगा। कॉस्ट बुक कीपिंग जो है उन दोनों का मैंने मतलब उन दोनों का हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम का ही नहीं हुआ है, तो जो भी हो। तो कॉस्ट बुक कीपिंग में क्या होता है, हमें लेजर अकाउंट वगैरह ओपन करना पड़ता है जहां पर हम लोग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट भी बनाते हैं, तो उस अकाउंट में हमें इस बैलेंस को देना है। अब ये क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि मेरा एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड क्या है, ज्यादा है, एक्चुअल ओवरहेड मेरा क्या है, कम है।
तो मुझे मेरा क्या हुआ, मैंने जितना अमाउंट चार्ज किया है मुझे उससे कम चार्ज करना चाहिए था, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कॉस्ट को तो रिड्यूस करना पड़ेगा, तो इसीलिए ओवरहेड कंट्रोल में वो अमाउंट क्या हो जाए, क्रेडिट हो जाए, क्योंकि मैंने ओवरहेड ज्यादा डेबिट कर दिया। देखो इसका सिंपल एंट्री क्या होगा, जैसे ज्यादा कर दिया ये वाला ना, तो ओवरहेड डेबिट हुआ है, तो मुझे कितने से क्रेडिट करने से ये 2 लाख हो जाएगा, 10,000 से, ठीक है। तो इसीलिए उसको लिखा गया है कि क्रेडिट करना चाहिए, ओवरहेड कंट्रोल है। अब इसके नीचे लिखो, इसको हम लोग बोलते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन, जो तुम लोग बोल रहे थे, ओवर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अच्छा, अब यहां पर ब्रैकेट में लिखो रिप्रेजेंट सेविंग्स इन ओवरहेड एक्सपेंस। तो ये तो सेविंग्स ही है ना, मुझे लगा था मेरा खर्चा 2,10,000 होगा, लेकिन मेरा खर्चा हुआ 2 लाख, तो मेरे ओवरहेड में क्या होगा, मेरे हिसाब से सेविंग, मुझे लगा मेरा 1,000 रुपए का खर्चा होगा, मेरा 900 रुपए का खर्चा होगा, तो ऑब्वियसली इसको तो हम सेविंग्स ही बोलेंगे ना। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट लिखो ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, फिर यहां पर ब्रैकेट में लिखो एनी ऑफ द फॉलोइंग, एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये नीचे के जो ट्रीटमेंट है उसमें से कोई भी एक हमें करना है। पहला लिखो राइट ऑफ, राइट ऑफ, फिर यहाँ पर राइट ऑफ के बगल में ही मुझे लिखना है, यहाँ पर लिखो स्मॉल अमाउंट में बी, स्मॉल अमाउंट में बी credited to costing period, credited to costing period। इसमें कितना सरल है, इधर इधर 2 ही होगा, लेकिन ये सेकंड वाला जो होगा उसके नीचे और 2 होगा। हाँ, अगर जगह कम पड़ रहा है ना तो फिर कोई बात नहीं, अलग अलग ऐसे लिखे हो तो ये लिख लो, फिर पेज यहाँ पर लाइन लगा के बाद में लिख, अगर नहीं जगह हो तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर राइट ऑफ के बाद हो जाएगा डेफरल, डेफरल DEFERAL, इसमें लिखो मे बी कैरिड ओवर टू नेक्स्ट ईयर, मे बी कैरिड ओवर टू नेक्स्ट ईयर बाय ट्रांसफर टू ओवरहेड रिजर्व और सरप्लस, रिजर्व और सरप्लस। फिर थर्ड नंबर में लिखो कॉस्ट रिवर्सल, इन केस ऑफ लार्ज अमाउंट, comma cost of job may be reduced, cost of job may be reduced or adjusted by, or adjusted by passing reversal journal entry, passing reversal जर्नल एंट्री, मैंने J/E लिख दिया, ठीक है। अच्छा देखो, एक पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हुआ, यहाँ पर मैंने यहाँ तक बता दिया, देखो एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड, ये यहाँ तक पॉइंट मैंने बताया। अब ट्रीटमेंट से बताते हैं, हम लोग 3 ट्रीटमेंट कर सकते हैं बाई चांस अगर हम लोगों ने, हमारा एक्चुअल ओवरहेड कम था और हम लोगों ने ज्यादा चार्ज कर दिया, तो बोल रहे हैं ऐसे पे क्या करना चाहिए, अगर बहुत ही कम अमाउंट है तो उसको कॉस्टिंग पीएल में क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दो, क्योंकि मेरा खर्चा बचा, खर्चा बचने से तो प्रॉफिट क्या होगा, अभी तो हम लोगों ने बोला कि प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा, तो कॉस्टिंग पीएल में उसे दिखाना चाहिए। फिर यहाँ पर बोला है कि डेफरल कब करेंगे, अगर हम लोग उसे कैरिड ओवर करना चाहते हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं, और ओवरहेड रिजर्व या सरप्लस अकाउंट बोल के उसमें उस अमाउंट को रख सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा
बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट है, ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा मैंने चार्ज कर दिया लेकिन मेरा खर्चा बहुत ही कम था तो मेरा तो प्रोडक्ट का प्राइस बिगड़ जाएगा, ठीक है, उतना ज्यादा तो हम चार्ज नहीं कर सकते, तब मुझे रिवर्स एंट्री दे देना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ जॉब में भी रिड्यूस, तो उस केस में मुझे मेरा जॉब का जो मैंने कॉस्ट बना लिया है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस, क्योंकि बहुत ज्यादा हुआ तो इम्पैक्ट खराब आएगा, तो मुझे क्या करना है, एडजस्ट कर देना है रिवर्सल एंट्री पास करके, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग इधर लिखेंगे, इधर यहाँ पर लिखो, यहाँ पर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड, एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड अगर लेस देन एक्चुअल ओवरहेड, अगर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड लेस देन एक्चुअल ओवरहेड हुआ तो क्या करना पड़ेगा, या यहाँ पर जैसे लिखा है उसी हिसाब से, हाँ, डेबिट करना पड़ेगा। क्या लिखोगे, डेबिट बैलेंस ट्रांसफर इन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, डेबिट बैलेंस ट्रांसफर इन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, अंडर एब्सॉर्प्शन, अंडर एब्सॉर्प्शन, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ, जैसे यहाँ पर बोला है रिप्रेजेंट सेविंग्स इन ओवरहेड, तो इसको क्या बोलोगे, रिप्रेजेंट एक्सपेंस या इंक्रीज इन ओवरहेड, ऐसे भी लिख सकते हो, रिप्रेजेंट इंक्रीज इन ओवरहेड एक्सपेंस, की ओवरहेड एक्सपेंस को मुझे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो मेरा तो लॉस हो जाएगा, मेरा खर्चा ज्यादा है, मैंने कम चार्ज कर दिया है गलती से। अब इससे हमें दो ऐसे पॉइंट निकालना, ठीक है, यही मैंने बोला था, इसका दो हेडिंग, अगर नई जगह है तो यहाँ तक जो लिखे लिखे, और उसके बाद देखो नेक्स्ट पेज में जाके ये वाला लिख दो, अंडर एब्जॉर्प्शन बोल के उसके नीचे ये लिखना स्टार्ट कर दो, अगर किसी का यहाँ जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज में अंडर एब्जॉर्प्शन बोल के ये दोनों लिखना स्टार्ट कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पर लिखो नॉर्मल रीजन, एबनॉर्मल रीजन, एबनॉर्मल रीजन। अब देखो, अगर हम लोगों का ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है ना तो कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को मुझे कम कर लेना है, लेकिन अगर मैंने कम कर दिया है तो ही ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा लॉस मेकिंग हो सकता है ना, इसीलिए इस पे फिर रीजंस देखा गया है कि इन्होंने अंडर एब्जॉर्प्शन किया है तो क्यों किया है। नॉर्मल रीजन क्या क्या हो सकता है, एबनॉर्मल रीजन, नॉर्मल रीजन का जैसे एग्जाम्पल अगर लिखे, जेन्युइन प्लानिंग एरर, जेन्युइन प्लानिंग एरर, ठीक है, तो जब ये ओवरहेड जिसका हमारा वो एब्जॉर्प्शन जो है अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है, वो ओवरहेड का जब हम लोग प्लानिंग कर रहे थे तो शायद हम लोगों से ऐसा कुछ एरर हुआ जो कि जेन्युइन था, जैसे कि मान लो मार्केट में हम लोगों को लगा था रॉ मटेरियल इतने का मिलेगा, कम ज्यादा का मिल गया, ठीक है, या फिर हम लोगों ने सोचा था सुपरवाइजर इतना, तो जेन्युइन प्लानिंग एरर हुआ है, मतलब कुछ ज्यादा मिस्टेक की वजह से नहीं हुआ है। ऐसा हो ही सकता है कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस अचानक से बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो गया रॉ मटेरियल लेबर का, हाँ, तो वैसा हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखो चार्जेस इन assumption, सॉरी, चेंजेस, चेंजेस लिखो, चेंजेस इन assumption, मतलब हम लोगों ने जब assumption लिया था तब कुछ और सोचा था लेकिन हुआ कुछ और तरीके से, मतलब सोचा था ऐसे करेंगे, कभी कभी हम लोग बोलते थे ना क्या सोचा और क्या हो गया, मतलब हम लोगों ने सोचा था ऐसा ऐसा कर लेंगे लेकिन हो गया गलती, ठीक है, तो वही है, नॉर्मल है ये सब, तो देखो ह्यूमन बीइंग है, वो लोग भी जो प्लान कर रहे थे उनसे भी ऐसा गलती हो सकता है, तब हमें क्या करना चाहिए, ट्रीटेड एज इंक्रीज इन कॉस्ट। अगर जेन्युइन प्लानिंग एरर था या फिर एजम्पशन में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम वगैरह आ गया तो हम लोग उसको कैसे ट्रीट करेंगे, हम लोग फिर उसे ट्रीट करेंगे, कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर लिखो, यूजिंग सप्लीमेंट्री, यूजिंग सप्लीमेंट्री ओवरहेड रिकवरी रेट, ये यूज करना है, ठीक है, एंड एपोर्शन टू प्रोडक्शन,
एंड एप्रोर्शन टू प्रोडक्शन। तो हम लोग को क्या करना है, हमें अपने कॉस्ट को इंक्रीज करना है। अब इंक्रीज कैसे करेंगे, तो उसका बेसिस पता है। देखो इंक्रीज इस तरीके से करना है, यूजिंग सप्लीमेंट्री ओवरहेड रिकवरी रेट एंड एप्रोर्शन टू प्रोडक्शन। अब ये कैसे यूज करेंगे, इसके अंदर छोटा छोटा 3 पॉइंट आएगा, मेरा भी शायद यहाँ नहीं होगा, मुझे भी आगे नेक्स्ट पेज में जाना था। यहाँ पर लिखो यूनिट सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ finished goods, closing stock of WI, closing stock of WIP। अच्छा, इसमें लिखना है डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, डेबिट टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल, डेबिट टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल, और ये वाला डेबिट टू WIP का, डेबिट टू WIP कंट्रोल। अच्छा, अब देखो सप्लीमेंट्री रेट हमें निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकालना है वो हम बताते हैं, इसका फॉर्मूला है वो नीचे लिख देंगे पीछे, ठीक है। सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे, फिर जो रेट आ जाएगा उसको हमें कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, हम लोग को क्या करना है, अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को इंक्रीज करना है। तो प्रोडक्ट हो सकता है बिक गया था, प्रोडक्ट हो सकता है क्या हुआ है, फिनिश गुड्स के हालत में या क्लोजिंग WIP में, तो उस केस में हमें हर जगह पे डेबिट करना है, खर्चा क्या करना है, बढ़ाना है, तो डेबिट करना है। तो यूनिट सोल्ड है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट करेंगे, अगर क्लोजिंग स्टॉक में है तो फिनिश गुड्स कंट्रोल को, और अगर WIP में है तो WIP कंट्रोल को, ठीक है। अच्छा, अब सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकालते हैं, कल इधर लिखवा देते, नहीं तो तुम लोग सोचोगे कि इधर कितना जगह रखना है, उसका कंफ्यूजन हो जाएगा, इसमें ज्यादा जगह नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें लिखो इसका एग्जाम्पल, एबनॉर्मल रीजन क्या क्या हो सकता है, लाइक स्ट्राइक हो गया, स्ट्राइक, और क्या हो सकता है, मेजर प्लानिंग डिफेक्ट, ठीक है। मतलब ये जो है, ये देखो जेन्युइन एक मेजर, मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए था, पूरा ही प्लानिंग जो है इन्होंने गड़बड़ कर दिया है, मेजर प्लानिंग डिफेक्ट। फिर लिखो ऑब्सोलेट स्टोर, ठीक है, मतलब हमारा कुछ प्रोडक्ट वगैरह खराब हो गया एटसेट्रा, ठीक है। ये सब रीजन एबनॉर्मल रीजन, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, तो इसका ट्रीटमेंट लिखो ट्रीटेड एज लॉस एंड डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीरियड, ट्रीटेड एज लॉस, ठीक है, अपना गलती है तो फिर अपना भुगतो, ठीक है, मतलब अगर ऐसा गलती करना नहीं चाहिए था फिर भुगतना पड़ेगा, ट्रीटेड एज लॉस एंड डेबिटेड टू कॉस्टिंग बिल, मतलब अपना प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जेन्युइन है तो मौका मिलेगा उसको ठीक करने का, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने लिखा ना, इसके बाद तुम लोग नेक्स्ट लिखो कि सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकालते हैं, तो लिखो सप्लीमेंट्री रेट ऑफ ओवरहेड इक्वल टू सप्लीमेंट्री रेट ऑफ ओवरहेड इक्वल टोटल अंडर एब्सॉर्प्शन। देखो ये सिर्फ अंडर एब्सॉर्प्शन के लिए होगा, यहाँ पर ओवर का तो कोई कंसेप्ट आएगा ही नहीं। टोटल अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। अच्छा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट का मतलब क्या क्या यूनिट आ जाएगा, 3 तरीके का, जो 3 जगह पे वो एडजस्ट होगा। एक होगा हम लोग का यूनिट सोल्ड, और दूसरा और क्या था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का यूनिट, ठीक है, और WIP कंट्रोल का जो यूनिट है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक नोट लिख लेना, लास्ट नोट, व्हेन अंडर एब्सॉर्प्शन is small,
एंड इमेटेरियल, मतलब इतना ही कम अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है कि ठीक है चलेगा, उतना हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। इट इज फुल्ली डेबिटेड ऑन, और देखो ऑन नहीं, और ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीरियड irrespective of whether due to normal or abnormal reason। मतलब ये कहना चाह रहा है कि देखो अगर अंडर एब्जॉर्प्शन मेरा बहुत ही छोटा हुआ, मतलब इतना इनमेटेरियल है कि उतने का लॉस हम लोग जो है डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो बोल रहे इट इज फुल्ली डेबिटेड और ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पेन, तो फिर कॉस्टिंग पेल में भेज दो। नॉर्मली कॉस्टिंग पेल में तब भेजते हैं ना जब एबनॉर्मल रीजन है, लेकिन अमाउंट अगर बहुत ही छोटा है, चाहे वो रीजन नॉर्मल हो या एबनॉर्मल, हम लोग उसको कहाँ दे देंगे, मतलब इतना झमेला नहीं लेंगे, ठीक है, उतना लॉस चलता है हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, तो कोई बात नहीं, फिर कॉस्टिंग पेल में उसको ट्रांसफर कर, ठीक है, ये बोला। हाँ, अच्छा अब देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, देखो बोल रहा है द टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ ए फैक्ट्री इज 4,46,380, ठीक है। ये एक्चुअल है कि जो है क्या बोलते हैं उसे एब्सॉर्ब्ड है, पढ़ के क्या लग रहा है, टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ ए फैक्ट्री इज एक्चुअल है, क्योंकि देखो ये जो लैंग्वेज है उससे हमें समझना पड़ेगा। टेकिंग इनटू अकाउंट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड वाज रिकवर्ड इन प्रोडक्शन एट 1.25 पर आवर, मतलब क्या बोला है कि ये कैसे हम लोगों ने, ये वाला किस चीज का खर्चा है, बोल रहा है कि टेकिंग इनटू अकाउंट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री का है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना हुआ है, कैसे रिकवर होता है, नॉर्मली प्रोडक्शन जो सेंटर है या फिर जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहां पर कैसे होता है, ₹1.25 पर आवर बेसिस पे, ठीक है। द एक्चुअल आवर्स वर्क कितना हुआ है, 2,93,104। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, तो ये तो एक्चुअल है, एब्जॉर्ब कितना हम लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि देखो एब्जॉर्ब कैसे निकाला था, मेरा एग्जाम्पल सोचो, जैसे निकाला था वैसे ये निकलेगा, मैंने जो भी एग्जाम्पल तुम लोग को स्टार्टिंग में लिखा। हाँ देखो मेरा इतना, जैसे मैंने बोला ना इस साल भी मेरा 10,000 घंटे का मशीन चला, लेकिन मैंने रेट प्रीवियस वाला लगाया, तो ये भी तो पहले से निकाला गया रेट है, इंटू 1.25 करेंगे तो हमें एब्जॉर्ब मिलेगा। बोलो एब्जॉर्ब कितना आ रहा है, समझ में आया, ये पॉइंट समझना है। देखो सबसे पहला बात है कि एक्चुअली इतना हुआ है, लेकिन ये डेटा हमें मिलने के पहले हम लोगों ने कुछ एस्टिमेटेड वे में किया होगा, जिसको हम लोग एब्जॉर्ब करवा चुके होंगे, जिसको बोलते हैं एब्जॉर्ब। तो वो कैसे होता है कि बोला मशीन इतने घंटे चला, अब रेट हम लोगों ने कैसे डिसाइड किया, बोला कि ये देखो पहले से ये रेट हमारा डिसाइडेड है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने तो इतना कर दिया, लेकिन हम लोग का खर्चा इतना हुआ। अब बोला एब्जॉर्प्शन ओवर हुआ कि अंडर हुआ, अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। अच्छा अब हमें देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अब अंडर एब्जॉर्प्शन कैसे निकालोगे, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। द एक्चुअल, अच्छा स्टेट हाउ वुड यू प्रोसीड टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करोगे इस सिचुएशन में, एज्यूमिंग दैट बिसाइड्स 7,800 यूनिट प्रोड्यूस्ड ऑफ व्हिच 7,000 वेयर सोल्ड, देयर वेयर 200 इक्विवेलेंट यूनिट इन वर्क इन प्रोग्रेस। बोल रहा है कि टोटल कितना यूनिट जो है, यहाँ पर क्या बोला है, प्रोसीड कैसे करोगे, एज्यूमिंग दैट 7,800, अच्छा ये प्रोड्यूस्ड है, ठीक है, ये क्या है प्रोड्यूस्ड है, जिसमें से 7,000 क्या हो चुका है, बिक गया है, और बोल रहा है 200 WIP में, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक में कितना है, 600, ठीक है। तो ऐसा होगा, तो हमें बोला है कि हमें इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए ये बताना है। तो पहले मुझे एक चीज बताओ, ये हम लोग का कौन से वाले साइड में जा रहे हैं, अंडर एब्जॉर्प्शन, वो आप तुम लोग को जो मैंने लिखवाया ना उसमें देखो अंडर एब्जॉर्प्शन का और भी बाकी है, अच्छा इस पे और भी बाकी है, अच्छा कंप्लीट करते हैं। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट 50% ऑफ द अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड वाज ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। अच्छा देखो ये बोलो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल वाला हो जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया तो नॉर्मल, क्योंकि देखो वो जेन्युइन प्लानिंग एरर हो जाएगा ना, क्योंकि मार्केट पे तो हमारा
जो है कोई कंट्रोल नहीं है। इनडायरेक्ट लेबर एंड रिमेनिंग 50% वाज ड्यू टू फैक्ट्री इनएफिशिएंसी, तो ये वाला क्या है, एबनॉर्मल इनएफिशिएंसी जो कर रहा है वो तो सही नहीं है, वो तो हमें कंट्रोल में रखना चाहिए था ना। और जो मार्केट के वजह से जो इम्पैक्ट आया फैक्टर्स वो, तो फिर हमें उस हिसाब से उस डेटा को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है, फिर हमें उसका इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो हम इसका आधा पॉइंट करवा देते हैं, तुम लोग उसका ट्रीटमेंट करके लाना, ठीक है। तो हम पहले थोड़ा सा दिखाते हैं कैसे करके इस क्वेश्चन का हमें आंसर करना चाहिए, हम हाफ करके दिखाएंगे, बाकी नेक्स्ट दिन करेंगे। लिखो कैलकुलेशन, पहले हम लोग को क्या कैलकुलेट करना चाहिए, पहले तो ये देखेंगे कि अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन है, उसके बाद ही ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन और ओवर एक्चुअल, एक्चुअल, अच्छा देखो एक्चुअल भी लिख सकते हो पहले, या फिर जो है एब्सॉर्ब्ड वाला भी, पहले एब्सॉर्ब्ड वाला ही लिखो ना, ओवर एंड एब्सॉर्ब्ड। वैसे कुछ रूल्स वैसा है नहीं, हमें सिर्फ अंडर और ओवर एब्सॉर्प्शन से ही पहचानना है। तो 2 लाख कितना आया था ये वाला, 293,104, 293,104 आवर्स इंटू 1.25 पर आवर, ठीक है। और इसका आंसर तुम लोगों ने बताया मुझे 338, और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस इनकट बोल सकते हो। एक्चुअल का मतलब ही जो हम लोगों ने एक्चुअली इनकट करना चाहिए था 446,380, ये आया एक्चुअल खर्चा, और हम लोगों ने चार्ज कितना कर दिया है 366,380, तो हम लोगों ने कर लिया है अंडर एब्सॉर्प्शन 80%। यहां तक हम लोग निकालेंगे स्टेप 1, ठीक है। तो अंडर एब्सॉर्प्शन मतलब हम लोग का ये वाला, इस पे कुछ देगा भी नहीं क्योंकि इस पे कुछ करना ही नहीं है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह तो होगा नहीं ना, इसलिए क्वेश्चन आने से इस पे आएगा, मतलब न्यूमेरिकल। और अगर थियोरेटिकल पूछा तो इससे भी पूछ सकता है, ठीक है। अब हमें ढूंढना है नॉर्मल रीजन है कि एबनॉर्मल, तभी तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट में जा सकते हैं। तो अब हाँ, तो देखो हम लोग का मिक्सड अप था, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें क्या लिखना चाहिए, रीजन लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। हमें रीजन फॉर अंडर एब्सॉर्प्शन, रीजन फॉर अंडर एब्सॉर्प्शन। पहला देखो यहाँ बताया था, बोला है कि 50% जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल के कॉस्ट बढ़ने पे हुआ है, तो लिखो 50% ऑफ द अंडर एब्सॉर्प्शन was on account of, या फिर ड्यू टू भी लिख सकते हो, increase in the cost of indirect material and labor, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट फिर कितना आएगा, 80,000 का 50%, ठीक है। 80,000 का 50%, तो कितना आ जाएगा 40,000 रुपीज, 40,000। अच्छा, तो ये अमाउंट हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो लिखो एज 40,000 इंक्रीज ड्यू टू कॉस्ट ऑफ indirect material and labor, indirect material and labor should be, बोलो क्या ट्रीटमेंट होगा, देख के बताओ, जो लिखवाया है वो देख के बताओ। सप्लीमेंट्री रेट का यूज करके, क्योंकि ये क्या है नॉर्मल रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे शुड बी
चार्ज टू यूनिट्स produced by using supplementary rate. फिर इसका जो है कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, ये पहला हो जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यही वाला दिखाते हैं, नेक्स्ट वाला तुम लोग करना, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री रेट निकाल, सप्लीमेंट्री रेट बोलो कैसे निकालोगे, क्या क्या लिखना होता है, देखो क्या क्या, जो जितना अमाउंट अंडर एब्सॉर्ब हुआ है कितना, 40,000, ठीक है। 40,000 हम लोग का हो जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा इक्विवेलेंट यूनिट, जिसमें हमारे हर तरीके के यूनिट आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग का यूनिट वाला देख लो कितना बोला था, ये प्रोड्यूस्ड है और इतना WIP में है। तो जो WIP में है वो क्या इस प्रोड्यूस्ड में इंक्लूडेड है कि नहीं है? नहीं है। देखो बोला है कि इतना प्रोड्यूस्ड मतलब क्या हो गया, उसमें से इतना बेचा है, इसका मतलब ये फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है। लेकिन और भी हम लोग का 200 यूनिट्स क्या है, अभी भी WIP में है। तो टोटल कितना हो जाएगा, हाँ 7,800 प्लस कितना हो जाएगा 200 यूनिट, ठीक है। तो वो उसमें इंक्लूड नहीं है, पढ़ के समझना पड़ेगा। 7,800 प्रोड्यूस्ड है, तो WIP को हम लोग प्रोड्यूस्ड नहीं बोल सकते इस वजह से, ठीक है। अब ये कितना रेट आ जाएगा, ठीक है, ₹5 कर लो। अच्छा, अब इसको हमें कहाँ कहाँ चार्ज करना है, देख के बताओ। चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी जो यूनिट सोल्ड बोल रहे हो, और एक क्या हो जाएगा फिनिश्ड गुड्स, और एक क्या हो जाएगा WIP, एंड द अमाउंट टू बी डेबिटेड एज फॉलोज। कैसे करके चार्ज होगा देखो, पहले क्लोजिंग स्टॉक वाला लिख ले, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिनिश गुड्स में कितना यूनिट है, देखो 7,800 प्रोड्यूस्ड हुआ था, 7,000 बिक गया, तो फिनिश गुड्स मतलब क्या होता है, जो पूरा बना हुआ है। फिर 800 600, अभी तो हम लोगों ने क्या सीखा कि 7,800 प्रोड्यूस्ड है, प्रोड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, फिनिश्ड गुड्स है, जिसमें से मेरा 7,000 जो बिका वो भी मेरा क्या है, फिनिश गुड्स है। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बताना है, तो कितना होता है 800, 800 800 800 इंटू सप्लीमेंट्री रेट लगाना है, देखो वही मैंने सिखा है वहां पर, देखो सप्लीमेंट्री रेट 5, तो कितना हो जाएगा 4,000। इसके बाद क्या निकालोगे WIP स्टॉक, ठीक है। तो WIP में कितना है, वो तो क्वेश्चन हमें बता दिया है, 200 इंटू 5 कितना हो जाएगा 1,000, और एक क्या जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कितना बिका है वही कॉस्ट ऑफ सेल्स 7,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स 7,000 इंटू 5 कितना आता है, अब सारा ऐड करो, कितना आता है 4 1 5, ये 35,000, अच्छा तो कितना आ जाएगा 40,000, ठीक है। ये अमाउंट हम लोग का कितना आ गया 40,000। तो ये 40,000 का हिसाब इस तरीके से करना, 40,000 का ही तो हम लोगों ने बाइफरकेशन किया कि कैसे कैसे उसका एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे, ये मेन होता है, इसीलिए मैंने ये लिखवाया, ठीक है। और नेक्स्ट वाला भी बता देंगे। बाकी 50% यानी कि और जो 40,000 का प्रॉब्लम है वो क्यों हुआ था, वो बोला है फैक्ट्री इनएफिशिएंसी, तो फिर इस एबनॉर्मल, तो इसमें तुम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो तुम लोग लिख सकते हो अपने हिसाब से, एक बार कोशिश करके देख सकते हो, नहीं तो छोटा सा ये नेक्स्ट क्लास में लिखवा देंगे, आज यहाँ तक ही कर रहे हैं, ठीक है।